मनहूस कहेगी अपने माँ बाप को तो खा गई, अब क्या हमें खाएगी। मर क्यों नहीं जाती, हमारा पीछा कब छोड़ेगी। तुझसे हमारा पीछा छूटेगा तब जाकर हमें शांति मिलेगी। ये सारी जलील बातें मुझे सुनते हुए काफ़ी टाइम हो गया था। अगर यही सारी बातें आप लोगों को बोला जाए तो आप क्या करेंगे। या तो फिर आप लोग घर छोड़कर भाग जाएंगे या मर जाएंगे। मेरे मन में भी यही ख्याल आया था, लेकिन मेरी कुछ मजबूरी थी। मैं अपने चाचा चाची का घर नहीं छोड़ सकती थी। मुझे इन सब बातों की आदत सी हो गई थी। 2 साल हो गए थे मुझे ये सब सुनते हुए। आखिर मेरे चाचा चाची मुझे ऐसा क्यों बोलते थे, मुझे क्यों गालियाँ देते थे, क्या रीजन था इसके पीछे। आखिर मेरे माँ बाप के साथ क्या हुआ था, मैं क्यों रहती थी अपनी चाचा चाची के घर। चलिए जानते हैं इसके पीछे की कहानी क्या है। मेरा नाम रूही है। बात उन दिनों की है जब मैं 10th क्लास में थी। मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी हूँ। मेरे माँ बाप ने मुझे बड़े ही लाड प्यार से पाला है। किसी चीज़ की कभी कोई कमी नहीं हुई। मैं अपने माता पिता के साथ बहुत खुश रहती थी, लेकिन वह कहते हैं ना, यह खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं रहती, कभी ना कभी किसी की नज़र लग जाती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं स्कूल में गई हुई थी। मम्मी पापा अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी में गए हुए थे। शादी से लौटते टाइम एक बड़े ट्रक के साथ उनकी कार की टक्कर हो जाती है और वे दोनों उसी टाइम अपना दम तोड़ देते हैं। मेरे मम्मी पापा के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं था। मेरे मामा मामी पापा मम्मी के अंतिम संस्कार पर भी नहीं आए थे, क्योंकि मम्मी ने लव मैरिज की थी और मम्मी के मायके वालों ने मम्मी के साथ सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए थे। इसलिए मुझे अपने चाचा चाची के घर रहना पड़ा था। मेरे चाचा की एक बेटी और एक बेटा है। वह दोनों ही मुझसे उम्र में छोटे हैं। मैं उन्हीं के घर पर रह रही थी। शुरू में तो वे मेरा पूरा ख्याल रखते थे। धीरे धीरे उनका रवैया मेरे प्रति बदलता जा रहा था। धीरे धीरे मुझे घर का सारा काम करवाने लगे थे। एक नौकरानी जो मिल गई थी, उन्हें नौकरानी की तरह ही व्यवहार करने लगे थे। मैं भी क्या करती, मजबूरी में मुझे ये सब काम करने पड़ते थे। छोटी सी उम्र में आखिर जाती भी तो कहाँ जाती। 10th क्लास का जब रिजल्ट आया तो पूरे स्कूल में टॉप किया था। आगे एडमिशन लेना चाहती थी, लेकिन मेरे चाची ने मेरा एडमिशन नहीं करवाने दिया। मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि मैं अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करना चाहती थी। वे मुझे डॉक्टर बनते हुए देखना चाहते थे, लेकिन चाची ने मेरा एडमिशन नहीं करवाया और घर के कामों में ही मुझे बिजी रखती थी। मुझे आराम तक नहीं करने दिया करती थी। चाचा के दोनों बच्चे भी मेरे प्रति बहुत रूखा व्यवहार करते थे। गलती वे दोनों करते थे और डांट मुझे पड़ती थी। चाचा की लड़की का नाम अनीता और लड़के का नाम वासु था। वे दोनों मुझे चिढ़ाते थे, पता नहीं क्यों। मैंने उनका कभी बुरा नहीं चाहा था। जानबूझकर गलतियां खुद कर देते और नाम मेरा ले देते थे, और चाची मुझे बहुत मारती थी। एक दिन की बात है, मैं अनीता और वासु के स्कूल के कपड़ों में प्रेस कर रही थी। तभी अनीता अंदर आई। अनीता ने मुझसे कहा कि रूही, तुम मेरा टिफ़िन तैयार कर दो, प्रेस मैं कर देती हूँ। तो मैं रूही का टिफ़िन तैयार करने चली गई। तभी अनीता ने वह प्रेस अपनी ड्रेस के ऊपर रख देती है, जिससे वह ड्रेस जल जाती है। तभी चाची को बुलाती है, मम्मी देखो, रूही ने मेरी ड्रेस जला दी। चाची ने मुझे बुलाकर कहा कि तुमने ये क्या किया, कोई ये फ्री की चीज़ है, तेरे बाप का माल है, जो तेरे बाप तेरे लिए पैसे छोड़ कर गया है। चाची ने वह गरम गरम प्रेस मेरे हाथ में लगा देती है। मेरा हाथ बहुत जल जाता है। मैं दर्द से रोने लगती हूँ। किसी को मेरे दर्द से कोई मतलब नहीं था। अनीता और वासु वहाँ खड़े खड़े मुझे देखकर हंस रहे थे। उनको तो ये सब करने में बहुत मज़ा आ रहा था।
दिन प्रतिदिन मेरी हालत बहुत खराब होती जा रही थी। मेरे गोल मटोल गाल अंदर की तरफ धंसते जा रहे थे। रंग सांवला होता जा रहा था, क्योंकि इतनी गर्मी में मुझे धूप में भी काम करना पड़ता था और पंखे के नीचे नहीं बैठने दिया जाता था। कहते थे कि बिजली का बिल क्या तेरा बाप भर कर जाएगा। बार बार मुझे ताना मारते थे। मैं बहुत रोती थी, बहुत दर्द होता था। मम्मी पापा को बहुत मिस करती थी, क्योंकि घर पर मम्मी पापा के आगे मैंने कभी काम नहीं किया था, कभी गर्मी में नहीं रही थी। लेकिन चाचा चाची के घर मुझे ये सब करना पड़ेगा, इस बात का मुझे अंदाजा भी नहीं था। मैं बहुत मिस कर रही थी अपने मम्मी पापा को। भगवान से दुआ कर रही थी कि मेरा जैसा दर्द किसी और बेटी को ना दे। जब भी मैं पानी भरने के लिए कुएं पर जाती थी, वहाँ पर एक बूढ़ी औरत मुझे मिलती थी। वह हमेशा कहती थी, बेटी, तेरे भाग्य में सुख लिखा है, देखना तू अपने जीवन काल में राज करेगी, राज। मैंने उस बूढ़ी आंटी से कहा, आंटी, मेरे भाग्य में सुख कहाँ है? भगवान ने तो मेरे भाग्य में दुख ही लिखा है। दुख के अलावा और कुछ लिखा ही क्या है? आंटी ने कहा, नहीं बेटी, ऐसा मत कहो। अगर इंसान के जीवन में दुख आता है तो सुख भी आता है। तुम्हारे भाग्य में भी सुख है। तुम अपने विवाह योग में राज करोगी, राज। मैं वहाँ से घर आ जाती हूँ। मुझे नहीं पता मेरे भविष्य में क्या होने वाला है, क्या नहीं। क्या सच में मेरे जीवन में सुख है भी या नहीं, या ऐसे ही दुख में मेरी पूरी जिंदगी कट जाएगी। खैर, मैं घर के कामों में लग जाती हूँ। चाची हमेशा मुझे सुनाती रहती थी। कलमुही कहीं की पता नहीं क्या क्या बोलती थी। धीरे धीरे 2 साल हो गए थे। एक दिन चाची चाचा से बात कर रही थी कि इस लड़की का कब तक खर्चा उठाया जाए, इसकी शादी क्यों नहीं कर देते। चाचा ने कहा कि शादी के लिए पैसे चाहिए। आजकल बिना दहेज के कोई शादी नहीं करता। लड़के वाले जब भी देखने आते हैं, पहले लेन देन की ही बात करते हैं, तो इतने पैसे कहाँ से लाएंगे। चाची ने चाचा से कहा कि पैसों की क्या ज़रूरत है, किसी भिखारी के साथ इसकी शादी कर देते हैं। यह सब सुनकर मेरी रूह कांप गई थी, क्योंकि मम्मी पापा हमेशा मुझसे कहते थे कि मेरी शादी किसी राजकुमार से करेंगी। हमेशा मैं अपने ससुराल में राज करूंगी। लेकिन यह क्या, ये लोग तो मेरी शादी किसी भिखारी से करवाने की बात कर रहे थे। चाचा ने भी हाँ कह दिया। हुआ भी वही, मेरी शादी किसी भिखारी के साथ करवा दी जाती है। छोटी सी उम्र में मुझे ये सब झेलना पड़ेगा। मुझे इन सब बातों का अंदाजा भी नहीं था। एक भिखारी के साथ मेरी शादी कर दी जाती है। वह मुझसे 9 साल बड़ा था। मैं हमेशा उस बूढ़ी आंटी के बारे में सोचती थी कि वह तो मेरे बारे में कहती थी कि मेरे विवाह योग में राज लिखा है, राज सुख ही लिखा है, ऐश करूँगी। लेकिन यह क्या, यहाँ पर तो शादी के बाद भी मेरे जीवन में दुख ही दुख है। क्या मेरी जिंदगी में भी कभी सुख आएगा? मैंने इस बात की कल्पना ही छोड़ दी थी। और उधर चाचा के दोनों बच्चे अनीता और वासु ने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी। मैं भी पढ़ना चाहती थी, लेकिन मेरा एडमिशन नहीं करवाया, पर मेरी शादी एक भिखारी से करवा दी। मुझे बहुत दुख हो रहा था। मैं अपने मम्मी पापा को बहुत मिस करती थी, बहुत रोती थी। लेकिन इन सब की मुझे धीरे धीरे आदत सी पड़ गई थी। शादी के बाद चाचा चाची ने मुझे अपने घर पर भी नहीं बुलाया। यहाँ तक कि फ़ोन पर भी नहीं पूछते थे कि मेरा हाल चाल, कि मैं ठीक हूँ या नहीं। उन्होंने तो बस मुझसे पीछा ही छुड़ा लिया था। और मैं यहाँ एक छोटी सी झोपड़ी में अपने पति के साथ रहने लग गई थी। शायद भगवान ने मेरी जिंदगी में यही सब कुछ लिखा था। इन सब को स्वीकार करते हुए मैंने अपनी शादी को स्वीकार कर लिया था। जैसे तैसे जिंदगी कट रही थी। मेरा पति मंदिर के आगे बैठकर भीख मांगता था। बड़े बड़े बाल थे, मूछ
दाढ़ी भी बड़ी बड़ी थी, सांवला रंग था, फटे हुए कपड़े पहनता था। मेरे पास भी इतने कपड़े नहीं थे क्योंकि चाची ने शादी में मुझे पुराने कपड़े ही दिए थे। ये पुराने कपड़े ही लेकर मैं अपने साथ आई थी, इसलिए मेरी शक्ल भी पूरी तरह भिखारी जैसी हो गई थी। मैं अपनी उम्र से ज़्यादा बड़ी दिखने लग गई थी। मंदिर में जो प्रसाद मिलता था उसी को खाकर हम अपना गुजारा करते थे। एक दिन मैं मंदिर में जा रही थी। मंदिर में प्रसाद लेने के बाद वहाँ पर कुछ मुझे छोटे छोटे कुत्ते मिले। उन कुत्तों के पास गई क्योंकि उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि यह कई दिनों से भूखे हैं। मुझे उन कुत्तों का भूखापन देखा नहीं गया क्योंकि भूख क्या चीज़ है मुझसे बेहतर कौन जानता है। चाचा चाची के घर थी तब चाची ने मुझे सूखी रोटी ही देती थी। मैं यह प्रसाद उन कुत्तों को देने गई, लेकिन वहाँ पर जाकर देखा कि वहाँ झाड़ियों के पीछे कुछ लोग छुपे हुए थे, शायद 7-8 आदमी जो फ़ोन पर किसी से बातें कर रहे थे और बोल रहे थे कि 15 अगस्त आने वाला है और स्कूल के मंत्री के साथ साथ कई बड़े अधिकारी भी आने वाले हैं, तुम रेडी रहना। किसी बम वगैरह की बात हो रही थी। मुझे बस इतना ही समझ में आया, कहीं इन लोगों को मेरे यहाँ होने की भनक न लग जाए, इसलिए मैं वहाँ से जल्दी से निकल जाती हूँ। शहर के सबसे बड़े स्कूल में 15 अगस्त को मंत्री जी आने वाले थे। ज़रूर ये लोग कुछ करने वाले हैं। इस बात की खबर मैंने अपने पति को बताई। मेरे पति ने कहा कि तुम्हें वहाँ जाने की क्या ज़रूरत थी, अगर वे लोग तुम्हें देख लेते तो तुम्हें मार डालते। मैंने अपने पति से कहा कि उन्होंने मुझे नहीं देखा, मैं चुपचाप वहाँ से आ गई। मेरे पति का नाम आकाश था। वह मुझसे बहुत प्यार करता था। हम गरीबी में ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन इतना तो था कि वह चाचा चाची के घर जो दुख मुझे झेलने पड़ रहे थे, कम से कम मुझे यहाँ तो नहीं झेलने पड़ते। मुझे यहाँ पर किसी की गाली तो नहीं सुननी पड़ती, किसी के ताने नहीं सुनने पड़ते। मैं और मेरे पति बहुत आराम से रह रहे थे। हमारी ज़िंदगी बहुत सुकून से चल रही थी। हमारा जैसे तैसे गुजारा चल रहा था। 15 अगस्त वाले दिन पता चला कि जिस स्कूल के बारे में वे लोग बात कर रहे थे, वे लोग बहुत बड़े आतंकी थे। उनका एक ग्रुप था। उस पूरे ग्रुप को पकड़ लिया गया था। मैंने यह भी सुना किसी आईपीएस अधिकारी ने उन आतंकियों के ग्रुप को पकड़ा है और स्कूल के स्टेज पर ही उस पुलिस अधिकारी को सम्मान दिया जा रहा है। तो मैं ये सब देखने के लिए स्कूल में चली गई, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद मैंने देखा कि वहाँ पर कुछ और ही माजरा था। ये सब देखने के बाद तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि वहाँ स्टेज पर मेरे पति को माला पहनाई जा रही थी। सभी पुलिस वाले, बड़े बड़े अफसर मेरे पति को सलाम कर रहे थे। मुझे नहीं समझ में आ रहा था यह सब क्या हो रहा है। फिर एक बड़ी सी पुलिस की गाड़ी आई। मेरे पति उस गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। मैं घर आ जाती हूँ। फिर मैं अपने पति का वेट करने लग जाती हूँ। जब शाम को वही बड़ी सी गाड़ी मेरी झोपड़ी के आगे रुकती है, मैं बाहर निकल कर देखती हूँ कि उस गाड़ी में एक पुलिस अधिकारी बाहर निकलता है। उसने मुझसे कहा, रूही चलो अपने घर चलते हैं, अब तुम्हें यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है। मैं एकदम सन रह गई, एकटक उसे देखे जा रही थी कि यह इंसान कौन है, पर मुझे अपने घर क्यों ले जा रहा है। उस इंसान ने कहा, रूही तुमने मुझे नहीं पहचाना। मैंने ना में सिर हिला दिया। फिर उस इंसान ने कहा कि रूही मैं तुम्हारा वही आकाश, वही भिखारी हूँ। मैं एकदम से सन रह गई। फिर उसने कहा कि हाँ, असल में जो भिखारी आकाश बनकर रह रहा था मैं वही हूँ, और मेरा असली नाम विकास है और मैं आईपीएस पद पर तैनात हूँ।
और मैं यहाँ भिखारी इसलिए बन कर रह रहा था क्योंकि यहाँ पर आतंकवादी आए हुए थे। मैं एक मिशन पर था, इसलिए मैंने अपनी पहचान छुपाई हुई थी ताकि कोई मुझे पहचान ना सके, क्योंकि इन आतंकियों के ग्रुप को पकड़ना था और यह सब तुम्हारी मदद से हो पाया। अगर उस दिन तुमने उन आतंकियों की बात ना सुनी होती तो शायद ऐसा ना होता। उन्होंने उस स्कूल में बम लगाए थे, पूरे स्कूल को उड़ाना चाहते थे। हमने सही टाइम पर जाकर उन सभी बम को डिसयूज किया और वे सब पकड़े गए। अब तुम अपने घर चलो, अब तुम्हें इस झोपड़ी में रहने की ज़रूरत नहीं है। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यही आकाश है जो वह भिखारी बनकर रह रहा था। बिल्कुल ज़मीन आसमान का फ़र्क लग रहा था। फिर विकास ने गाड़ी में से एक थैला निकाला। उस थैले को मुझे पकड़ाते हुए कहा कि रूही, इसमें कुछ कपड़े हैं, तुम जल्दी से कपड़े बदल कर मेरे साथ चलो। फिर मैं भी कपड़े बदल कर विकास के साथ उस गाड़ी में चली जाती हूँ। विकास मुझे किसी बड़े से घर में ले जाता है। ऐसा बड़ा घर तो मुझे कभी सपनों में भी नहीं देखा था। फिर मैं विकास के साथ वहीं रहने लग जाती हूँ। वहीं का रहन सहन, खान पान, सारी सुख सुविधा पाने के साथ मुझे में चेंज आने लग गया था। मेरे जो पिचके हुए गाल थे वह वापस वैसे ही उभरने लग गए थे। मेरा सांवला रंग फिर से गोरा हो गया था। मैं पहले से भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर हो गई थी। विकास मुझे बहुत प्यार करता था। मुझसे पूछा कि तुम्हारे चाचा चाची ने एक भिखारी के साथ तुम्हारी शादी क्यों करवा दी। मैंने विकास को सब बातें बताई। विकास ने अफसोस जताते हुए कहा कि तुम्हारे चाचा चाची ने अच्छा नहीं किया। वैसे भी जो होता है अच्छे के लिए होता है। तुम्हारी शादी एक भिखारी से करवाई। वह भिखारी मैं ही था और देखो मुझे तुम जैसी इस एक संस्कारी लड़की मिल गई। वैसे भी जोड़ी तो ऊपर वाला ही मिलाता है। फिर मैंने उस बूढ़ी आंटी की बातें याद आ गई कि वह सच्ची कह रही थी कि मेरे आने वाले जीवन में सुख लिखा है, राजयोग लिखा है। सच में वह बातें सच्ची साबित हुई। फिर मैंने विकास से अपने मम्मी पापा के सपने के बारे में बताया। फिर विकास ने मेरा स्कूल में एडमिशन करवा दिया। पढ़ाई छोड़े हुए मुझे 3 साल हो गए थे। इन 3 सालों में बहुत कुछ हो गया था। मैं स्कूल जाने लग गई थी। मैंने 12th क्लास में भी टॉप किया था क्योंकि मैं बहुत मन लगाकर पढ़ती थी। घर आते भी पढ़ाई में जुट जाती थी क्योंकि मुझे टॉप करना था। घर में विकास ने एक नौकरानी रखी हुई थी, इसलिए घर का कोई काम मुझे नहीं करना पड़ता था। सिर्फ मेरा ध्यान पढ़ाई में ही रहता था। 12th के बाद मैं कॉलेज ज्वाइन किया और मेरे सपनों को मैंने साकार कर दिखाया। मैं एक अच्छी डॉक्टर बन गई थी। इन्हीं के बीच मैं प्रेग्नेंट भी हो गई थी। फिर विकास ने अपने मम्मी पापा को मेरी देखभाल के लिए घर पर बुला लिया था क्योंकि वे गांव में रहते थे और विकास की ड्यूटी यहाँ शहर में थी। इसलिए विकास के मम्मी पापा अपने छोटे बेटे के साथ वहीं गांव में रहते थे। जब मेरे सास ससुर घर पर आए, उन्होंने मुझे देखा तो वे लोग बहुत खुश हो गए थे क्योंकि क्योंकि उनको मैं बहुत पसंद आ गई थी। जब मुझे चौथा महीना लगा तो मेरा अल्ट्रासाउंड करवाया गया तो पता चला कि मुझे 2 बच्चे हैं। मेरे सास ससुर मेरा बहुत ख्याल रखते थे। विकास भी मेरा ख्याल रखने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। विकास तो अभी से ही खिलौने लाना शुरू कर दिए थे, छोटे छोटे कपड़े। मुझे भी यह सब देखकर बहुत अच्छा लगता था। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मुझे ऐसी ज़िंदगी मिलेगी, क्योंकि इतना सुख मिलेगा, इतना प्यार करने वाले लोग मिलेंगे। क्योंकि चाचा चाची के घर रहते हुए मुझे तो सुख नाम की चीज़ की कल्पना ही छोड़ दी थी।
मैंने तो आशा ही छोड़ दी थी कि मेरी ज़िंदगी में भी कभी सुख आएगा या नहीं। जब मेरा 9वां महीना चल रहा था तो विकास के पास किसी का फ़ोन आया। बताया कि एक गिरोह लड़कियों का ग्रुप दूसरे विदेश में ले जा रहा है, तो मेरे पति जल्दी से वहां पहुंच जाते हैं और उस पूरे गिरोह को पकड़ लेते हैं और उन लड़कियों को छुड़ा लेते हैं। मैं घर पर बैठी न्यूज़ देख रही थी जब मैंने देखा कि उन लड़कियों में से एक लड़की अनीता है। मैंने तुरंत विकास के पास फ़ोन मिलाया और कहा कि इन लड़कियों में एक लड़की अनीता मेरे चाचा की लड़की है। तो विकास अनीता को घर ले आया। जब अनीता घर आई और उसने मुझे देखा तो वह एकटक देखती रह गई, क्योंकि अनीता मुझे नहीं पहचान पा रही थी। मैंने अनीता से कहा कि अनीता, मैं रूही, तुम्हारी बहन। अनीता एकदम से शॉक रह गई। उसने कहा कि तुम्हारी शादी तो एक भिखारी के साथ हुई थी, लेकिन ये सब क्या? मैंने अनीता को सारी बातें बताई। फिर मैंने अनीता से पूछा, तुम्हारी यह हालत कैसे हुई और तुम उस गिरोह के हाथ कैसे लगी? फिर अनीता ने बताया कि जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तो वहाँ पर एक लड़के को पसंद करती थी। मैं उस लड़के के साथ भाग गई थी, लेकिन उस लड़के ने मेरे साथ धोखा किया। उसने मुझे ले जाकर एक गिरोह के पास बेच दिया। अनीता यह सब बताते हुए बहुत जोर जोर से रोने लग गई थी। उसके आंसू थम नहीं रहे थे। मैंने अनीता को संभाला। अनीता, बस भी करो, शुक्र मनाओ तुम बच गई, वरना दूसरे देश में जाने के बाद तो तुम्हारा कुछ पता ही नहीं चलता। वहां पर तुम्हारा बचना मुश्किल हो जाता। अच्छा हुआ विकास ने उस गिरोह को पकड़ लिया और तुम्हें छुड़ा लिया। अनीता अपने किए पर बहुत पछता रही थी और कह रही थी, रूही तुम कितनी अच्छी थी, हमेशा से मैंने तुम्हारा बुरा ही चाहा, प्लीज मुझे माफ कर देना। फिर विकास ने अनीता से उस लड़के की फोटो मांगी। अनीता ने उस लड़के की फोटो विकास को दिखाई। फिर विकास ने उस लड़के की फोटो के बड़े बड़े पोस्टर बनवाकर शहर के सभी इलाकों में लगवा दिए। जल्दी ही फिर वह लड़का भी पकड़ा गया। मैंने अपने चाचा चाची को फ़ोन करके अपने ससुराल में ही बुला लिया। चाचा चाची मेरे दिए हुए पते पर मेरे ससुराल पहुंच गए। उन्होंने जब अंदर आकर देखा, वे भी शौक रह गए थे। चाची से तो कुछ बोला ही नहीं जा रहा था, मानो जैसे पागल ही हो गई हो, क्योंकि हमेशा से चाची ने मेरा बुरा ही चाहा था। कहने लगी, रूही तू भिखारी से रानी कैसे बन गई? तेरी शादी तो एक भिखारी के साथ की थी। फिर मैंने चाचा चाची को सारी बातें बताई। चाची को अपने किए पर बहुत पछता रही थी। चाचा ने कहा, प्लीज बेटा, हमें माफ कर देना। हमने हमेशा से तेरे साथ बुरा किया है और हमारे किए कर्मों की सजा ही हमारी बेटी को मिल गई है। प्लीज हो सके तो हमें माफ कर देना। फिर चाचा चाची अनीता को लेकर अपने घर चले जाते हैं और इस तरह हम खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।